नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो आप सबको पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरुआत किए थे। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बात करने वाले। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। मैं आशा करूंगा कि आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। आप उसे देखें और सवाल की उस तरह से प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। जो भी सवाल आते जाएंगे उस पे जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की तरफ ले चल रहे हैं और आप एक हेडिंग लगा लीजिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और हम एक सवाल बोर्ड पर लिखें, वहीं से क्लास की शुरुआत करें। आप हेडिंग लगाएं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए एक सवाल आपके सामने अलजेब्रा का लिखा हुआ है और इसे आप सॉल्व करें। 2 समीकरण दिए गए हैं, एक तो a प्लस बी बराबर 17 और a माइनस बी बराबर 9 है। तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया। तो आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों से आप देख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना दे रखा, तो आप कहोगे 17। अगर मैं कहूँ a माइनस बी बराबर तो आप कहोगे 9। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो b और b कट जाएगा। a 2 बार है तो 2a बराबर 17 और 9 कितना होगा 26। तो a की वैल्यू 13। अगर a की वैल्यू 13 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे b बराबर 4 होगा, तभी 13 और 4 17 होगा और 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। अब आपको ये दोनों बात दिख रही होंगी, a और b की वैल्यू मिल गई। तो आप क्या करेंगे, लिखा है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की वैल्यू। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 दोनों में से मैं बाहर निकाल लूं तो अंदर मुझसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 13 का वर्ग, 13 का वर्ग 1 6 9 होता और b स्क्वायर का मतलब 4 का वर्ग, 4 का वर्ग का मतलब 16 होता और बाहर में 4 लिखा है। अगर 169 और 16 को जोड़ने का प्रयास करो आप तो 9 और 6 15 होता, 6 और 1 7 और 1 8 होता, 185 गुणे 4। 185 को 4 से गुणा करें तो 4 पंचे 20, 4 अठे 32 और 2 34, 4 एकन 4 और 3 7। तो 740 आपका ये सवाल का उत्तर मिला। अब आप देख सकते हैं 740 इस ऑप्शन में दे रखा, तो यही इस सवाल का उत्तर है। आप इस तरह के सवाल छोटे छोटे लगाने का प्रयास करें। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी इस तरह के 2 समीकरण मिले तो दोनों से a और b की वैल्यू निकालने का प्रयास करना। जैसे आपको a और b का मान मिल जाएगा, तुरंत आप दिए हुए समीकरण में रखेंगे a और b का मान, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बात आई समझ में? तो आप इसे लिख लें, मैं आगे की तरफ बढ़ूं। एक और सवाल आपके सामने मैं बोर्ड पे लिखूं, आप इसे जल्दी से लिख लें। देखिए एक सवाल साझेदारी का आपके सामने दिया गया है। इस सवाल को पढ़ें और उत्तर बताने का प्रयास करें और लगाने का भी प्रयास करें यदि आप रफ और कलम लेकर बैठे हो तो देखो ध्यान से सवाल लिखा हुआ है, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे और आपको बताएंगे भी हम। ए बी सी 3 आदमी हैं, 6000 रुपए निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। यानी ये सवाल जो है ये साझा का सवाल है। उसमें 1000 रुपए निवेश करता है तथा बी और सी 2 और 3 अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 2400 रुपए है तो आपसे पूछा गया सी को कितना राशि यानी कितनी राशि प्राप्त होगी, सी को कितनी राशि प्राप्त होगी। ऑप्शन में आपको दे रखा है 6 12 18 और 19 50। तो आप इसको देखें और लगाने का प्रयास करें। तो मैं साझे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि साझे का जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि साझे का जो धन बढ़ता है वो लाभ उस अनुपात में बढ़ता है, यानी जितना पूंजी लगाते हैं और जितने समय के लिए लगाते हैं इसी रेशियो में लाभ का बंटवारा होता है। तो लाभ का जो अनुपात होता है आप इसे लिख लें, लाभ का अनुपात जो होता है वो पूंजी और समय के अनुपात के, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर बढ़ता है। यानी अगर पहला आदमी C1 मतलब कैश 1 लगाया है और T1 समय के लिए लगाता तो आप कहते हैं C1 T1, ये पहले व्यक्ति का अनुपात बनेगा दूसरे से। अगर दूसरा आदमी C2 और T2 लगाता है, तीसरा आदमी C3 और T3 लगाता है, इसी तरह से ये रेशियो जितने लोगों में होता है इसी अनुपात में बट जाता है। लाभ इस अनुपात में बटेगा तो आप कहोगे कैश यानी पैसा और समय
के गुणनफल के अनुपात में ही राशि को बांटेंगे, यानी लाभ को हम लोग बांटेंगे। तो आपको टोटल लाभ भी दे रखा है, 2400 रुपए हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं तीनों आदमियों के निवेश की बात करें तो पहले हम इसकी बात कर लें। आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको जरा मिटा दूं फिर आगे बढ़ूं। अब देखो ध्यान से, पहला आदमी अगर मैं ए की बात करूं तो आप कहोगे ए ने लगाया कितना है, तो आप कहो 1000 रुपए लगाए। अगर मैं तीनों की बात करूं ए बी और सी की, तो तीनों ने मिलकर 6000 रुपए लगाया है। अगर ए का 1000 निकाल दूं तो शेष बी और सी का मिलेगा, तो आप कहोगे बी और सी ने कितना लगाया होगा, तो आप कहोगे 5000 रुपए। क्योंकि 1000 तो ए का था, तो ए का इसमें से निकाल दिया मैंने 1000, तो आप कहोगे बी और सी ने टोटल मिलाकर के 5000 रुपए लगाए। अब बी और सी किस अनुपात में लगाए, 2 और 3 में। आप कह सकते हैं बी अनुपाते सी कितना है, 2 अनुपाते 3, यानी टोटल कितना 5, और 5 की रेशियो जो दिया हुआ है वो 5000 है। मैं कह दूं 1 का मान, तो आप कहोगे 1000 रुपए। यानी यहां से ये बात निकल के आई कि बी ने कितना लगाया, तो 2 एक्कन 2000 रुपए। अगर सी की बात करूं तो सी ने कितना लगाया, तो 3 एक्कन 3000 रुपए। यानी ए बी सी सबकी अलग अलग पूंजी आ गई। ए ने 1000 रुपए लगाया, बी ने 2000 रुपए लगाया और सी ने 3000 रुपए लगाया। अब आपसे मैंने ये बताया कि जो लाभ होगा वो पूंजी और समय के अनुपात, गुणनफल के अनुपात में बटेगा। क्योंकि समान समय है, वार्षिक लाभ अगर समय नहीं दिया होता तो ये मान लेते कि समय सबका समान रहा है, तो सबका समान समय रहा है, इसलिए पूंजी के अनुपात में ही लाभ बांट देंगे। 1000 अनुपाते 2000 अनुपाते 3000 के अनुपात में पूंजी को, लाभ को बांट देंगे। ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब आप देख सकते हैं कि इनका जो अनुपात आया 1 2 और 3 आया, क्योंकि तीनों में 3 3 जीरो है, मैं काट दिया, तो आप कहोगे 1 2 3। अब इस अनुपात में लाभ बटेगा, टोटल लाभ 1 और 2 3 और 3 6 हुआ। 6 अनुपात की वैल्यू 2400 दे रखी, क्योंकि टोटल लाभ जो है वो 2400। मैं कह दूं 1 रेशियो की वैल्यू, तो आप कहोगे 6 चौको 24, 400 रुपए। अब आपसे हमसे पूछा है सी का मान, सी का जो रेशियो है 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 4 पे 1200 रुपए। ये इस सवाल का उत्तर होगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूं, आप धीरे धीरे करेंगे तो आ जाएगा। आप इससे देखिए मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ूं। देखो एक सवाल लिखा हुआ है, चाल, दूरी और समय का सवाल है, यानी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का। इस सवाल को भी लगाने का प्रयास करो, पढ़ो और क्या लिखा है इस तरीके से चलना है, मैं बताऊंगा आपको। देखो लिखा है कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की, यदि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी, ऐसा लिखो, 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और अगली 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता, अगले 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो कह रहा है उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको मैं थोड़ी बात बताता चलूं कि यदि कभी चाल और दूरी समय में संबंध पूछा जाए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यानी यहां से अगर दूरी निकालने का प्रयास करें तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता। ये आप जानते रहे, ये जनरल बात है। यदि समय बराबर की बात करें, समय बराबर क्या होता, तो आप कहोगे दूरी बटे चाल होता। तो अगर मैं इसकी बात कर लिया, अगर औसत चाल की बात करें तो औसत चाल बराबर होता, औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे कुल समय होता। यह औसत चाल का फार्मूला होता है, इसे आप जानते रहे तो आपके लिए लगाने में आसानी होगी। दूसरी बात यह होती है कि अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मैं कह दूं ए और बी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर वापस उसी स्थान पे आता है, ये जाने वाली चाल है, और आने वाली चाल मैं कह दूं y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस कंडीशन में आप सीधे लिख सकते कि औसत चाल बराबर होता एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल बराबर, तो आप लिख सकते 2xy अपान x प्लस y। इस फार्मूले का यूज तब आप कर सकते जब दूरी समान रहेगी और एक बार जाएगा और एक बार आएगा। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि x किलोमीटर की दूरी,
ए से बी की दूरी x किलोमीटर से चला और उतनी ही दूरी आगे फिर y की स्पीड से y किलोमीटर सॉरी ए से बी की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला और उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि आदमी चलेगा तो भी उस कंडीशन में औसत चाल बराबर 2xy अपन x प्लस y होगा। तो इतनी बात आप जानते रहे। इतनी बात के बाद मैं इस सवाल पे आ जाऊं और सवाल पे आपको मैं बताऊं क्या करना। देखो ध्यान से, अगर मैं पहले दूरी की, इसमें 3 बार दूरियां चली गई हैं और अलग अलग दूरी है तो इसलिए फार्मूला यूज नहीं हो पाएगा। आपको मैं सीधे बताने का प्रयास करूं। देखो ध्यान से, कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, यानी 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाता, तो 50 किलोमीटर जाने में जो पहले यात्रा में समय होगा तो आप कहोगे 2 घंटे का लगेगा। क्यों? 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाता तो 2 घंटे में 50 किलोमीटर जाएगा। दूसरी यात्रा की मैं बात करूं तो आप कहोगे उस कंडीशन में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता तो 40 किलोमीटर, इसमें भी 2 घंटा लगेगा। अगर मैं तीसरे की बात करूं, तीसरे वाले की, तो आप कहोगे 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है तो 90 किलोमीटर जाना है, यानी 6 घंटे लग जाएगा। 1 घंटे में यदि 15 किलोमीटर जाता तो 6 घंटे में 90 किलोमीटर जाएगा, यानी टोटल जो समय उसको लग रहा है तो आप कहोगे टोटल जो समय है, टोटल जो टाइम है वो आपको क्या दिखाई दिया, तो आप कहोगे 6 2 8 और 2 10 घंटे लगे उसको। अगर मैं टोटल समय की बात करूं तो आप कहोगे 10 घंटे का समय लगा। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो अब टोटल डिस्टेंस जोड़ लिया जाए। एक बार 50 चलता है, एक बार 40 और एक बार 90, तो 50 40 90 और 90 180 किलोमीटर की दूरी चलता। तो इसमें औसत जो चाल होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप कहोगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी आपके पास 180 किलोमीटर है और कुल समय उसका 10 घंटा लगा हुआ है। काट देंगे ये 10 बार में 18 दाम में 180, यानी कितने किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, तो आप कहोगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आएगी। यानी कुल दूरी 180 और कुल समय जो है वो 10 घंटा। 0 से 0 कट गया तो आप कहोगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आई, तो आप कहोगे औसत चाल आई। बात को समझ गए ना? तो समझने का प्रयास करें, धीरे धीरे आ जाएगा, कठिन काम नहीं है। आपको जानना पड़ेगा, जो बातें होंगी बीच बीच हम आपको बताते हैं। आप इसे लिखें, मैं आगे की तरफ बढ़ूं, एक और सवाल आपके सामने पेश करूं। देखो एक सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का, और इसे आप देखें, लगाने का भी प्रयास करें, मेरे साथ साथ आप इसे पढ़ें। 3000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती, तो आपसे पूछा गया इसी ब्याज दर पर यह राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी 4 वर्षों का इसी राशि पर 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो आप इसे जरा देखने का प्रयास करें और पढ़ने का भी प्रयास करें। मैं आपको बता दूं कैसे लगेगा, क्या तरीका है, मैं इसकी आपके पास बात पहुंचाने का प्रयास करूं। देखो 3000 रुपए है, 3000 रुपए जो है वो 6000 हो जाता, तो आप कहोगे कितने साल लगा, तो आप कहोगे 2 साल। आपसे 4 वर्षों का ब्याज पूछा, यानी 2 साल, तो ये 2 साल का पूछता तो आप कहते 3000 रुपए ब्याज। लेकिन इसका मतलब 2 साल ये बंदा और जाना चाहता, तो आप कहोगे तब इसके पास 4 वर्ष होंगे। तो आप कहोगे पहली बात, ये राशि 3 से 6 हुई, 2 गुना बढ़ी है। 2 वर्षों में 2 गुना हुई है, तो जितने भी 2 वर्ष लगेंगे उतनी बार 2 गुना होगा। ये बात अगर आपको समझ कम आ रही है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख ले, बहुत अच्छे से जान जाएंगे। तो देखो 2 साल का समय है, राशि 2 गुना हो रही है, तो यहाँ भी 2 साल का समय है, राशि 2 गुना फिर होगी, तो अब राशि 12000 रुपये हो जाएगी। तो अगर मैं 4 साल टोटल की बात करूं तो आप कहोगे टोटल 4 साल में राशि जो 3000 रुपए थी वो बन कितनी गई, तो आप कहोगे 12000 रुपए। तो आपसे 4 वर्षों का ब्याज पूछा है, तो ब्याज जो होगा मिश्रधन माइनस मूलधन, 12000 रुपए हो गई, 3000 पहले था, यानी ब्याज जो उसका मिला वो 9000 रुपए। कोई फार्मूले की जरूरत नहीं, आप ऐसे आराम से लगाने का प्रयास करें। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर राशि 1 साल में
दोगुनी हो रही है तो जितने भी एक साल लगेंगे अगले एक साल में फिर दोगुनी होगी, अगले एक साल में फिर दोगुनी होगी। अगर राशि 3 साल में दोगुनी हो रही है तो अगले 3 साल में फिर दोगुनी होगी, अगले 3 साल में फिर दोगुनी होगी। तो यानी जैसे चलता है चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ क्रम इस तरह होता है, यानी इसी तरह से चलता है कि जितने भी अगर समय समान है तो, अगर समय समान नहीं है तो उसकी अलग कॉन्सेप्ट है, वीडियो आपको दिखाया गया है, उसमें पढ़ा हुआ है, आप आराम से देखें, जान जाएंगे, कठिन काम नहीं है। बात आई समझ में? तो आपको यह समझना है कि 3,000 रुपए 2 साल में 6,000 रुपए हो रहा था, यानी 2 साल था, दोगुना हुआ, फिर से 2 साल होगा तो फिर दोगुना हुआ। अब आपके पास टोटल 4 वर्षों में 3,000 रुपए जो था वो 12,000 बन गया। 4 साल में 3 का 12 बना, यानी 9,000 उसको ब्याज मिला होगा, तो जाकर के 3 का 12 हुआ, यानी उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे 9,000 रुपए ब्याज छोड़ेगा। समझ गए ना? तो आप इसे लिख लें। आज मैं चाहूंगा कि ये क्लास यहीं पे रोक दी जाए, थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताया जाएगा और आगे की तरफ आपको रोज वीडियो मिलने का मैं, यानी आपको मैं रोज वीडियो देने का प्रयास करूंगा। क्लासें आपकी परमानेंट चले, कभी रुके ना बीच बीच में। मैं ये चाहूंगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल होंगी। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद।